नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, कुछ प्रश्न हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जिनका मैं उत्तर आज सभी को आपको देना चाहूँगी, क्योंकि वो प्रश्न किसी भी अलग अलग वीडियोस में थे, एक साथ वीडियोस में नहीं थे। तो मैंने उन सभी को कलेक्ट किया और आज एक ये वीडियो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना रही हूँ कि आपके उन सभी प्रश्नों का आज उत्तर दे सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अनुपम जी ने पूछा है कि किसी भी ग्रह को सबसे सरल तरीके से ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि वो ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी ग्रह को यदि हमें सही करना हो, उसका उपाय क्या हो सकता है जो सबसे सरल हो। देखिए, ग्रह का उपाय कोई एक ही प्रकार से नहीं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। लेकिन सबसे सरल तरीका अगर आप जानना चाहते हैं और जो सटीक भी हो, वो है बीज मंत्र। किसी भी ग्रह को यदि आपको ठीक करना है, जो आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो उसके बीज मंत्र का जाप करिए। हर एक ग्रह का अपना एक अलग बीज मंत्र होता है। उसको 108 बार दिन में कम से कम, और जैसे की स्थिति हो कि किस प्रकार का ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है या उसकी महादशा अंतरदशा के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि 108 बार या उससे ज़्यादा। लेकिन सबसे सटीक और सरल उपाय है बीज मंत्र। दूसरा प्रश्न है सुरेखा जी का। इन्होंने पूछा है कि सूर्य को अर्घ किस मंत्र से देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूर्य को अर्घ किस प्रकार से देना चाहिए और किस मंत्र से, किस पात्र में देना चाहिए, इसके लिए एक अलग से एक कार्यक्रम जल्दी ही आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं सुरेखा जी आपको बताना चाहूँगी कि गायत्री मंत्र से या ओम गृही सूर्याय नमः, जो कि सूर्य देव के लिए बीज मंत्र है, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि क्या 108 बार मन में जाप करते हुए जल दें? नहीं, आप केवल 9 बार, 9 टाइम्स इस मंत्र को मन में उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अक्षत जी का, जिन्होंने पूछा है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अच्छा जी, सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा। अहंकार एक हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता कभी, लेकिन सब कुछ तहस नहस कर देता है। यदि हमने बहुत से अच्छे कार्य भी किए होंगे, हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा उसको पल भर में नष्ट कर सकता है। तो हुआ ना ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ऋषभ जी ने पूछा है कि माला पर मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। शायद ये जानना चाहते हैं कि मंत्र जाप कैसे करना चाहिए माला पर। ऋषभ जी, माला पर मंत्र जाप करने का बहुत सरल तरीका है कि आप जिस भी बिंदु से इसको शुरू करेंगे, जिस भी माणिक से उसको शुरू करेंगे, उसके अंतिम माणिक तक आप पहुंचेंगे। जो आपको बीच में एक बिंदु नज़र आता है जिस पर धागा भी बंधा होता है, उसको सुमेरु कहते हैं। उसको हमें लांघना नहीं होता, यानी कि एक बिंदु से शुरू करके दूसरे बिंदु तक हमें पहुंचना होता है केवल। देखिए, जिस प्रकार ये माला है, रुद्राक्ष की माला, यहाँ पर एक ये भी विचारणीय तथ्य है कि आप किस प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं, उस प्रकार की माला का भी आपको प्रयोग करना होगा। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो रुद्राक्ष की माला पर अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कमल गट्टे की माला, कुछ मंत्र तुलसी की माला, कुछ स्फटिक की माला। ये देखना होगा कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसी प्रकार की माला का आपको चयन करना होगा। करना क्या है, ये माला है और ये जो बिंदु है, जो सबसे पहला बिंदु हमें नज़र आता है, ये कहलाता है सुमेरु। आप सुमेरु को छोड़कर अगले इस बिंदु से शुरू कीजिएगा और इसको, माला को आप पूरा जाप करते करते इसके अंत यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी कि हमें इस बिंदु को नहीं छूना है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना है, इसको लांघना नहीं है। यहाँ से शुरू कर कर यहाँ तक पहुँचना है आपको केवल। ये हुआ तरीका माला जाप करने का। हेमंत जी ने पूछा है कि राक्षस गण और मनुष्य गण में क्या अंतर है। शायद ये कुंडली मिलान के विषय में ये बात जानना चाहते हैं। हेमंत जी, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में यदि मैं समझाना चाहूँ तो राक्षस गण के जो लोग
होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में। यदि कोई डिसीज़न लेना हो उनको तो वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर या बहुत टाइम लेते हुए डिसीज़न नहीं लेंगे, वो बड़ा प्रैक्टिकल एंगल से अपनी लाइफ में चलते हुए डिसीज़न लेते हैं। और यदि कोई विपरीत स्थिति उनके सामने आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें वो थोड़ा सा ये सोचे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करते हुए उस विपरीत स्थिति से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। मनुष्यगण के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा मिला जुला स्वभाव होता है उनका। वो पूरी तरह से ना तो इमोशनल होते हैं, ना ही वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। कुछ विपरीत स्थितियों में वो सरेंडर कर देना भी मंजूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रत्येक मनुष्यगण का व्यक्ति ऐसा ही करता है, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि ये उनका गण है और गण कहीं ना कहीं इंसान की जातक की नेचर को भी दिखलाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार की कुंडली है आपकी, आपको उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में ग्रह बलवान हैं तो आप ऐसे सरेंडर वाली स्थिति में कभी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल गण की। यदि हम गणों की बात करें तो राक्षस गण के लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और मनुष्य गण के जो लोग हैं वो मिडिल या कि मीडियम नेचर के होते हैं। आशा करती हूँ जितने भी प्रश्न अभी मेरे पास आए थे उन सभी का जवाब मैं, उन सभी का उत्तर आप सभी को दे सकी अपने ज्ञानानुसार, अपनी अल्पमति के अनुसार। मिलते हैं अगले और किसी कार्यक्रम में। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।